शुरुआत होती है शाम 4 बजे की एक मामूली सी देरी से, और फिर रात 10 बजे एक अजीब से ढाबे पर रुकने से लेकर अगली सुबह 5 बजे तक यह पूरा सफर एक कभी न खत्म होने वाले खौफ में बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, द वार्निंग एंड द डिपार्चर। इस कहानी की सबसे बड़ी चूक यहीं से शुरू होती है, जहां दो बिल्कुल अलग नजरिए आपस में टकराते हैं। एक तरफ मनोज है जो पूरी तरह प्रैक्टिकल है, उसे बस किसी भी तरह सुबह ऑफिस ज्वाइन करना है, इसलिए वो भूतों की बातों को कोरी बकवास मानकर खारिज कर देता है। और दूसरी तरफ है वो डरा सहमा ट्रक ड्राइवर जो कोकण मार्ग पर छलावे की सख्त चेतावनी दे रहा है। उस ट्रक ड्राइवर ने उन्हें रोकने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। उसका यह कहना कि रात को कोकण मार्ग से जाना मतलब जानबूझकर ओखली में अपना सर देना है, ये कोई आम बात नहीं थी। इस एक ही लाइन ने आने वाले खतरे की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर दिया था। अब आता है हमारा सेक्शन 2, द ढाबा एंड फर्स्ट साइंस। रात के 10 बज चुके थे और सोचिए वो ढाबा बिल्कुल सुनसान पड़ा था। ढाबे के मालिक ने भी उन्हें आगे ना जाने और गेस्ट हाउस में रुकने की अजीब सी चेतावनी दी। इसके बाद जब अनु अकेले पीछे बने बाथरूम में जाती है तो उसे अजीब सी आहटें सुनाई देती हैं। और यहाँ एक बात पर खास ध्यान दीजिएगा, वो ट्रक ड्राइवर भी पूरे 5 मिनट के लिए अकेला उसी बाथरूम की तरफ गया था। मतलब उस साये ने अंधेरे में अपने शिकार को अलग थलग करने का काम शुरू कर दिया था। इस पॉइंट पर आकर छलावे के काम करने का तरीका या कहें उसकी मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल साफ हो जाती है। वो 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, अंधेरी सड़क पर शिकार को अकेला करो। दूसरा, उनके दिमाग से खेलो और छोटे छोटे भ्रम पैदा करो। और तीसरा, सबसे खतरनाक स्टेप, किसी एक सदस्य की जगह लेकर पूरे ग्रुप में घुसपैठ कर लो। ये साबित करता है कि ये एक बेहद चालाक और कैलकुलेटिंग शिकारी है। कहानी का अगला हिस्सा, सेक्शन 3, द हाईवे इल्यूजन्स। जैसे ही ये लोग उस अजीब ढाबे को पीछे छोड़कर घने जंगल वाले रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, अनु को अचानक एक खून से लथपथ आदमी दिखाई देता है जो पलक झपकते ही गायब भी हो जाता है। ये उनके दिमाग पर पहला सीधा हमला था, लेकिन बड़ी दुखद बात है कि मनोज इसे डर के कारण पैदा हुआ एक भ्रम मानकर पूरी तरह इग्नोर कर देता है। लेकिन इसके बाद तो जैसे छलावे का सबसे भयानक जाल उनके चारों तरफ बिछ जाता है। गाड़ी के हेडलाइट्स में एक पूरी शादी की बारात नजर आती है। लोग सजे धजे हैं, लेकिन वहां एकदम सन्नाटा है। ना कोई आवाज, ना कोई ढोल नगाड़ा। और खौफ की हद तो तब हो जाती है जब ट्रक को पीछे मोड़ने पर बिल्कुल वही सन्नाटे से भरी बारात रियर व्यू मिरर में भी दिखाई देती है। वो पूरी तरह से एक नामुमकिन दुस्वप्न में घिर चुके थे। ये छलावा है। हम एक ही रास्ते पर गोल गोल घूम रहे हैं और इसी खौफनाक पल में उन्हें पूरी सच्चाई का एहसास होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि अब वो किसी नॉर्मल सड़क पर नहीं है, बल्कि उनके आसपास की पूरी दुनिया, पूरा भूगोल ही उस साये ने अपनी मर्जी से बदल दिया है। और इस बात के पुख्ता सबूत भी उनके सामने थे। ढाबे के पास वाली वही बानी की प्याऊ मटकों के उसी सेटअप के साथ घने जंगल में फिर से दिखती है। कोकण 2 घंटे दूर लिखा हुआ लकड़ी का वो बेंच भी रास्ते में बार बार आता है। मतलब साफ था, वे एक ऐसे लूप में फंस चुके थे जिसका कोई अंत नहीं था। यहां से सर्वाइवल की एक नई जंग शुरू होती है। सेक्शन 4, द क्लोज्ड रूम। उस भूल भुलैया से बाहर निकलने का कोई रास्ता ना देखकर थकान उन पर इस कदर हावी हो जाती है कि वे झाड़ियों में छिपे एक पुराने धूल भरे घर में पनाह लेते हैं। वहां सिर्फ एक लालटेन जल रही होती है और वे सो जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि उस साये के इलाके में सोना सीधे सीधे मौत को दावत देना था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक गिलास गिरने की आवाज आती है और हेल्पर छोटू मरा हुआ पाया जाता है। उसकी गर्दन बुरी तरह फाड़ दी गई थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, एक अंदर से बंद कमरे में छोटू को आखिर किसने मारा? इस हमले ने एक बात तो साफ कर दी थी कि वो अलौकिक खतरा बाहर नहीं बल्कि उसी कमरे में उनके साथ मौजूद है। और यहीं पर वो साया अपना सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार इस्तेमाल करता है, जो है शक। अनु पर शक किया जाता है क्योंकि वो ढाबे पर अकेली बाथरूम गई थी और उसी ने सबसे पहले खून से लथपथ आदमी देखा था। लेकिन जरा रुकिए, ड्राइवर भी तो ढाबे पर 5 मिनट के लिए अकेला गया था। अब इस बंद कमरे में शिकार कौन है और शिकारी कौन, यह फर्क बिल्कुल मिट चुका था। फाइनली हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, द रियल छलावा एक्सपोज्ड। शक और डर जब हद से पार हो जाता है तो उनके बीच एक हिंसक हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी धक्का मुक्की में मनोज के सिर पर जोर की चोट लगती है। वो नीचे गिरता है और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक शीशे पर जाती है। उस शीशे में वो कुछ ऐसा देखता है जो साये का पूरा भंडाफोड़ कर देता है। यहां आकर लोक कथाओं का एक बहुत ही बेसिक लेकिन अहम नियम काम आता है। नियम यह है कि एक छलावा भले ही किसी इंसान की हूबहू नकल कर ले, बिल्कुल उसी के जैसा दिखने लगे,
लेकिन वो शीशे में अपनी परछाई कभी नहीं बना सकता। मनोज को तुरंत समझ आ जाता है कि उस शीशे में ट्रक ड्राइवर की तो कोई परछाई बनी नहीं रही है। मतलब जो उनके साथ है वो ड्राइवर नहीं है। असली ड्राइवर को तो उसी खाली ढाबे पर अगवा कर लिया गया था। ये समझते ही मनोज बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए उस साये के सिर पर एक मटका दे मारता है, अनु का हाथ पकड़ता है और उस खौफनाक घर से बाहर भाग निकलता है। और फिर वो होता है जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। सूरज उगता है। लोक कथाओं के आखिरी नियम के अनुसार दिन की रोशनी निकलते ही छलावा अपनी सारी ताकत खो देता है। इसी उजाले की बदौलत मनोज और अनु सुरक्षित रूप से वहां से गुजर रही एक बस में चढ़ पाते हैं और उनकी जान बच जाती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से एक बात बिल्कुल साफ है, ये साया इंसान की अपनी जिद और उसके अहंकार को ही उसके खिलाफ सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। जरा सोचिए, अगली किसी सुनसान सड़क के अंधेरे में ना जाने कौन सा ऐसा ही साया किसी ऐसे यात्री का इंतजार कर रहा होगा जो लोकल चेतावनियों को महज एक अंधविश्वास मानता हो। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी अनजाने खतरों और पुरानी चेतावनियों का सम्मान करना जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकता है।